स्वागत है आपका दोस्तों एक और शानदार स्टोरी एक्सप्लोरेशन में। यहाँ एंटरटेनमेंट का लेवल हाई रहता है और सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता। तो पहले कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करके हाइप पॉइंट्स रिलीज कर दीजिए। इससे हम और तेजी से नई कहानियाँ ला पाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डन ना। अध्याय 48। सबसे बड़ी राजकुमारी को उसकी आंखों में छिपी जटिलता को समझने में काफी समय लगा। वह शालीनता और धैर्य के साथ मुस्कुरा रही थी। आप सचमुच युवा मास्टर सेन के प्रति बहुत समर्पित हैं। मैं सचमुच सदमे में था और कुछ हद तक अपना संयम खो बैठा था। मैं नहीं जानता कि यंग मास्टर सेन में ऐसी क्या खूबी है जो मिस चटर्जी को उनके प्रति इतना समर्पित बना देती है। अनन्या चटर्जी ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। बहुत अच्छा, उनके बारे में सब कुछ अच्छा है। उदाहरण के लिए उसके बारे में सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी राजकुमारी। इस बातचीत को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने गहरी सांस ली और प्रसन्न भाव से पूछना जारी रखा, जहां तक मैं जानती हूँ आप और युवा मास्टर सेन एक दूसरे से गहराई से परिचित नहीं हैं, तो फिर आप युवा मास्टर सेन के लिए कदम रखने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को क्यों तैयार हैं? क्या यंग मास्टर सेन मिस चटर्जी के लिए इतने अपरिहार्य हैं? क्या आप किसी और को नहीं देख सकते? यह कोई शुरुआती कदम नहीं है, अनन्या चटर्जी ने गंभीरता से कहा। ओह, तो फिर क्या है? यह एक कदम है। यदि वह इस पर बहुत देर तक कदम रखेगा तो उसे चोट पहुंचेगी। चलिए एक अलग शब्द का प्रयोग करें। सबसे बड़ी राजकुमारी। सबसे बड़ी राजकुमारी की भौहें बार बार उठ रही थीं। वह असहजता और अवाकता के साथ चाय की चुस्की लेती रही और कोई और प्रश्न पूछने में असमर्थ रही। आइए आज यहीं रुकें। अनन्या चटर्जी ने उनकी बात नहीं मानी। वह अर्जुन सेन के साथ मरने पर अड़ी हुई थी। सबसे बड़ी राजकुमारी यह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन सेन में ऐसी क्या खूबी थी कि वह उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। सचमुच अविश्वसनीय मूर्खता। अपने छोटे भाई युवराज को अनन्या चटर्जी की सुरक्षा में मदद करने के लिए वह केवल अर्जुन सेन से ही संपर्क कर सकती थी। पुष्प दर्शन भोज समाप्त होने के बाद अनन्या चटर्जी संतुष्ट होकर चटर्जी मनों में लौट आईं, जबकि दूसरी ओर रिया वर्मा भारी मन से वर्मा मनों में लौटी। उनका मन सुनी गई बातचीत से भरा हुआ था। बहन यून, आप अंततः वापस आ गईं। हाल में आप कैसे रहे? मैंने अभी सुना है कि उस बदमाश अर्जुन सेन ने वास्तव में अनन्या चटर्जी से सगाई कर ली है। उसकी यह मजाल। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब वह कहता है कि वह आपसे प्यार करता है तो वह आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे आपको छोड़ देता है। वह तुम्हें क्या समझता है? एक खिलौना जिसे जब चाहे बुलाया और हटाया जा सके। मैं शायद अंधा रहा होगा जो उस समय उसके बारे में अच्छी बातें कह पाया। बाह। नीली स्कर्ट वाली मिस सुबह से ही वर्मा मैनर में रिया वर्मा का इंतजार कर रही थी। पुष्प भोज से रिया वर्मा को लौटते देख वह तुरंत ही अर्जुन सेन को कोसने लगी। अपनी तीखा टिप्पणी समाप्त करने के बाद नीली स्कर्ट वाली मिस ने सावधानी से रिया वर्मा के हाव भाव पर ध्यान दिया। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि उसकी बहन किस प्रकार की व्यक्ति है। उन्हें उम्मीद थी कि रिया वर्मा के चेहरे पर शर्म, दर्द और पछतावा दिखेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। रिया वर्मा की आंखें लाल हो गई थीं, मानो उसकी आत्मा ही चली गई हो। उसने गहरी सांस ली, अपनी दुखती नाक को सिकोड़ा और रुंधे गले से बोली, सोनिया, तुमने अर्जुन सेन के साथ अन्याय किया है और मैंने भी उसके साथ अन्याय किया है। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे लिए इतनी दूर तक जाएगा। आह, क्या ये बात इतनी भ्रामक क्यों लग रही थी? बहन यून, गलत से आपका क्या मतलब है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ सच है? रिया वर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। नीली स्कर्ट वाली मिस ने तुरंत आग्रह किया, बहन यून, क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? चिंता मत करो, आपकी बहन इसे गुप्त रखेगी। बस मुझे बता दो ताकि मैं उसे गलत न समझूं। रिया वर्मा ने सोचा, ये सच है। यह उसकी सबसे अच्छी बहन थी, वह निश्चित रूप से अपना रहस्य बनाए रखेगी। इस विचार के साथ उसने सबसे बड़ी राजकुमारी से नीली स्कर्ट वाली मिस को जो कुछ भी सुना था वह सब कुछ सुना दिया। दूसरी लड़की की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया।
नीली स्कर्ट वाली मिस के वापस लौटने पर उसने चुपके से अपने माता पिता को ये बात बता दी। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने करीबी मित्रों और मंत्रियों को इसकी सूचना दी, क्योंकि उन्हें डर था कि सेन परिवार उन्हें फंसा देगा। और इस तरह ये रहस्य सभी तक फैल गया और सभी ने इसे अपने तक ही रखा। केवल 2 दिनों में ही सबको पता चल गया। कुछ मंत्री जो सेन परिवार पर दबाव डालकर अपने पद पर चढ़ना चाहते थे, उन्होंने तुरंत एक ज्ञापन लिखा जिसमें जनरल सेन पर विद्रोह का प्रयास करने और हुनों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने इसका विशद वर्णन किया और पूरी राजधानी को इस मामले की जानकारी हो गई। संयोगवश इसी समय 300 वफादार रक्षकों की हार की खबर महामहिम तक पहुंची। ये सुनकर महामहिम क्रोधित हो गए। पूरा दरबारी भयभीत होकर घुटनों के बल बैठ गया और पूरी जांच की मांग करने लगा। महामहिम कोई विकल्प न होने के कारण तुरंत बॉर्डर पास के डिप्टी जनरल को शाही फरमान जारी कर दिया, बकवास, तुम सचमुच बेतुके हो। सेन परिवार के पूर्वजों ने पीढ़ियों से सिंघानिया देश को अपना जीवन समर्पित किया है। जनरल सेन हुनों के साथ मिलकर विद्रोह कैसे कर सकते हैं? मैं इस बात पर विश्वास करने से पूरी तरह इनकार करता हूँ। हालांकि मुझे अभी एक गुप्त पत्र मिला है। इसमें कहा गया है कि जनरल सेन निजी सैनिकों और बेहद शक्तिशाली हथियारों को पनाह देते हैं। लितुओ काउंटी के पास 1000 डाकुओं को जनरल सेन और 1 दर्जन अन्य लोगों ने मार गिराया था। अगर कुछ छिपा हुआ नहीं था तो 1 दर्जन लोग 1000 डाकुओं से कैसे लड़ सकते थे? मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन यह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर जैसी आपकी इच्छा हो, आदेश जारी करें। बॉर्डर पास के डिप्टी जनरल को अस्थायी रूप से जनरल सेन के कमांडर का पदभार संभालने के लिए सूचित करें। जनरल सेन को न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा जांच और साक्ष्य संग्रह के लिए तुरंत राजधानी लौटने का आदेश दें। मैं यह मानने से पूरी तरह इनकार करता हूं कि सेन परिवार देशद्रोह करेगा। अगर यह मामला झूठा आरोप साबित होता है, मैं निश्चित रूप से इसे अंत तक ले जाऊंगा और जनरल सेन का नाम साफ करूंगा। जैसे ही शाही फरमान जारी हुआ, पूरे शहर में हंगामा मच गया। सभी मंत्री अपने मन में अच्छी तरह जानते थे कि जनरल सेन ने विद्रोह किया है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। महत्वपूर्ण ये था कि क्या महामहिम को विश्वास था कि वे विद्रोह करेंगे। ऐसा लग रहा था कि सेन परिवार बर्बाद हो गया है। अर्जुन सेन, जिसे राजधानी में हर कोई देख रहा था और जिसका मजाक उड़ा रहा था, इस समय शांत मंडप में शांति से बैठा था और 12 चयनित रक्षकों को लगन से तीरंदाजी और क्रॉसबो कौशल का अभ्यास करते हुए देख रहा था। कविता सेन ने बताया कि ये 12 लोग गार्ड थे जिन्हें 3 साल पहले सेन मैनर द्वारा बॉर्डर पास से लाया गया था। राजधानी में खरीदे गए नौकरों के विपरीत वे सेन परिवार में पैदा हुए थे और सबसे वफादार थे। बाहर अफवाहें और अधिक तीव्र होती गईं। अब जागीर के नौकर भी जानते थे कि सेनापति निवास पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुछ नौकर दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करते इन 12 रक्षकों को सहानुभूति भरी निगाहों से देखते थे। दर्जनों मीटर दूर से अर्जुन सेन उन नौकरों की भयभीत चर्चा सुन सकता था। बाहर सब कह रहे हैं कि जनरल ने दुश्मन के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की है और महामहिम जनरल को गिरफ्तार करके न्यायिक समीक्षा न्यायालय में पूछताछ करने वाले हैं। मैंने कहा था कि अभियान पर जाने से पहले जनरल कई दिनों तक चिंतित थे, जो बहुत अजीब था। ये बात सच भी हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फंसाया जाएगा? क्यों न हम मैडम से दया करके हमारे गिरमिट या सामान वापस करने की प्रार्थना करें ताकि हम जल्दी से भाग सकें। उन 12 मूर्खों को देखो जो अभी भी कड़ी मेहनत से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। युवा मास्टर ने उन्हें दिन रात अभ्यास करने के लिए चुना है। क्या वह उन्हें तोप के चारे के रूप में मौत के घाट नहीं उतार देंगे? जब महामहिम घर पर छापा मारने के लिए सेना भेजेंगे तो यंग मास्टर निश्चित रूप से राजधानी से भागना चाहेंगे। ये लोग बलि के बकरे हैं जिन्हें यंग मास्टर ने अपना रास्ता साफ करने और अपनी मौत को रोकने के लिए चुना है। कितना दयनीय है। उसके बगल में बैठी दूसरी बहन इतनी क्रोधित थी कि उसका सुंदर चेहरा राख सा हो गया था और उसकी छाती लगातार धड़क रही थी। ये शब्द सचमुच क्रोधित करने वाले थे। जब कोई दीवार गिरती है तो हर कोई उसे धक्का देता है।
यहाँ तक कि ये खरीदे गए नौकर भी सेन परिवार से दूरी बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। चौथे भाई, क्या तुम उन्हें ये अफवाहें यूं ही फैलाने दोगे? दूसरी बहन ने गुस्से से अपने होंठ काटे। वह दौड़कर बहस करना चाहती थी, लेकिन वह अर्जुन सेन की महत्वपूर्ण योजनाओं को बर्बाद करने से डरती थी। अर्जुन सेन ने एक अंगूर छीलकर दूसरी बहन के मुंह में डाल दिया, फिर उसके पीले चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब और गुस्सा मत करो। अगर तुम गुस्सा करती रहोगी तो तुम्हारा छोटा सा चेहरा गुलाबी हो जाएगा। मत भूलिए, महामहिम द्वारा भेजा गया शाही चिकित्सक अभी भी हमारी जागीर में रह रहा है। वह हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसे डर है कि हम अपना सामान समेटकर भाग जाएंगे। क्या हम उन्हें इसे ऐसे ही फैलाने देंगे? दूसरी बहन ने जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया और अपने नाजुक और बीमार सौंदर्य व्यक्तित्व में लौट आए। अर्जुन सेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सिर नीचे कर लिया और एक अंधेरे कोने की ओर देखा। एक आकृति शीघ्रता से गायब हो गई। अर्जुन सेन ने अपनी नजरें हटा लीं और हंसते हुए कहा, उन्हें इसे फैलाने दो। अगर यह बदतर हो तो बेहतर है। ये जितना बुरा होगा, हम उतनी ही स्पष्टता से देख सकेंगे कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। पिताजी को गए 10 दिन हो गए हैं। अब तक तो वे बॉर्डर पास पर पहुंच ही गए होंगे। अंधेरा हो रहा है, समय पूरा हो गया है। वर्मा परिवार से कर्ज वसूलने का समय हो गया है। ये कहकर अर्जुन सेन ने अपने कपड़े थपथपाए। वह खड़ा हुआ, उसे दिया गया खाता बही पृष्ठ से लिया और जागीर के द्वार की ओर बढ़ गया। पिछले 3 वर्षों में रिया वर्मा को दिए गए सोने, चांदी और खजाने का हिसाब नौकरों द्वारा पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अर्जुन सेन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, यदि वह कुछ दिन पहले वर्मा परिवार के पास गया होता तो उन्होंने निश्चित रूप से उसे पैसे नहीं दिए होते। लेकिन अगर वह आज गया तो वर्मा परिवार उसे दे देगा, और बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि रिया वर्मा और सुरेश वर्मा उससे दूरी बनाने को आतुर होंगे। वह इस मानव स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। अर्जुन फुश, एक कोमल, सुगंधित, नाजुक शरीर हवा के साथ आया और उसकी बाहों में गिर पड़ा। अर्जुन सेन ने उसे पूरी तरह से थाम लिया। उसकी छाती झटके से कांप रही थी। उसकी आंखों की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसने प्यार से अनन्या चटर्जी के काले बालों को सहलाया। मेरी मंगेतर को फिर से मेरी याद आ रही है। जब से अर्जुन सेन ने पिछली बार एक प्यार भरे गले लगने की इच्छा जताई थी, अनन्या चटर्जी ने उसे अपने दिल में ही दबा रखा था। वह उसके हर शब्द को याद रखेगी और वह उन सभी को साकार करेगी। अनन्या चटर्जी जब उसे देखती तो उनकी आंखों की उदासीन ठंडी रोशनी अनंत चमक के साथ फूट पड़ती। उन्होंने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, फिर अपना छोटा सा हाथ अर्जुन सेन की हथेली में रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। फिर नहीं, और भला क्या, ये हमेशा है? अच्छा, हमेशा। अर्जुन सेन ने उसके गंभीर और आश्वस्त भाव को देखा और धीरे से हंस दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले क्यों नहीं देखा कि वह कितनी प्यारी थी, इतनी भरोसेमंद, आसानी से मना लेने वाली और बहुत जिद्दी। डिंग, गहरी अंतरंगता से 100-300 अंक बढ़ जाते हैं। अंक 1-2 से बढ़ रहे हैं। सप्लाई मॉल में कुल अंक 1490-012 हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। अर्जुन सेन लिन निवास की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठे बेसुध होकर अनन्या चटर्जी के गोरे पतले हाथ से खेल रहे थे। वह हाथ इतना मुलायम, चिकना और कोमल था कि मानो उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता हो। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह उसे जाने देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। जल्द ही यह अंक 1.5 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगा। लक्ष्य राशि तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक ग्लेजिंग सम्राट शायद अपना धैर्य खो देगा और सीधे सेन परिवार से भिड़ जाएगा, और वह, उसकी मां और उसकी दूसरी बहन अपने पिता से मिलने के लिए बॉर्डर पास जाएंगे। अनन्या चटर्जी के बारे में क्या अंकल उसके साथ बॉर्डर पास तक जाने के लिए सहमत होंगे? जैसा कि अर्जुन सेन ने सोचा, उसने अवचेतन रूप से अनन्या चटर्जी की ओर देखा, जिसकी निगाहें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। उसकी आंखों में एक गहरी, गहन, समर्पित और प्रेमपूर्ण नजर थी। ये सचमुच मनोरम था। मूर्ख लड़की, वह निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए सहमत होगी। अर्जुन, क्या तुम मिस वर्मा से मिलने जा रहे हो?
अनन्या चटर्जी ने सहजता से पूछा, जब उसने गाड़ी को लिन निवास के करीब आते देखा। अर्जुन सेन ने उत्तर दिया, हाँ, लिन निवास के लिए। अनन्या चटर्जी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में कुछ धुंधला सा हो गया। उसकी झुकी हुई पलकें कांप उठीं और एक भावना उसकी आंखों में गहराई से कौंधी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। ये हत्या का इरादा था, एक हत्या का इरादा जिसे बलपूर्वक दबा दिया गया था। उसने सोचा, वह सचमुच बहुत लालची थी, उसे बहुत संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी और अधिक चाहती थी। क्या हुआ, क्या आप नाखुश हैं? अर्जुन सेन ने माहौल में आए सूक्ष्म बदलाव को साफ तौर पर महसूस किया। अनन्या चटर्जी ने मंद मंद मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, लेकिन आधे समय के बाद उसकी मुस्कुराहट जो उसने दिखाई थी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मुस्कान बनावटी होगी, इसलिए उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपना दूसरा हाथ नाखून की तरह अर्जुन सेन की ओर थोड़ा सा इशारा करते हुए बढ़ाया और कहा, बस थोड़ा सा। बस इतना सा। मुझे जलन नहीं हो रही, बस मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये दोबारा नहीं होगा। अर्जुन सेन ने शुरू में जोर से हंसने का इरादा किया था, लेकिन जब उसकी नज़र उसकी आंखों से मिली, जिनमें घबराहट और सावधानी का भाव था, तो वह ठिठक गया। लगभग आधा महीना उन्होंने एक साथ बिताया था। अर्जुन सेन हमेशा अनन्या चटर्जी की अकथनीय बेचैनी, चिंता और सावधानी को महसूस कर सकते थे, जैसे कि उनके प्रति उनकी दयालुता कुछ ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने विभिन्न तरीकों से चुरा लिया था, न कि कुछ ऐसा जो उनका अधिकार था। जब तक उसने एक भी गलत शब्द नहीं कहा, एक छोटी सी गलती हो गई, अर्जुन सेन वो सारी चीजें कभी भी वापस ले सकता था। हाँ, वो सीधे वो चीजें वापस ले सकता था जो उसकी सबसे ज्यादा कद्र करती थीं, सबसे जरूरी समझती थीं और सबसे ज्यादा संजोती थीं। वे कहते हैं कि किसी से अत्यधिक प्रेम करना उसे जाने देना नहीं है, नहीं, यह उसे संतुष्ट करता है। यह पागलपन है, इस प्रकार का गहराई से जड़ जमाया हुआ, हताश फिर भी विनम्र पागलपन। अनन्या, अगर तुम दुखी हो तो मुझे सीधे बता सकती हो। मुझसे बात करो, मुझसे कुछ भी मांगो, सब ठीक है, पर उसे अपने दिल में मत छुपाओ। अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी के नाजुक गाल को सहलाते हुए आह भरी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप में सुरक्षा की भावना क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि यह आप हैं, तो यह आप हैं। जहां तक रिया वर्मा से मिलने जाने की बात है, तो वह इसलिए क्योंकि अब समय आ गया है कि वह अपना कर्ज लौटाए। पिछले 3 सालों से मैंने उसे जनरल रेसिडेंस की आधी से ज्यादा रकम दी है, लेकिन उसने हर जगह अफवाह फैला दी कि मैंने उसे जबरदस्ती पैसे लेने के लिए मजबूर किया है। चूंकि जबरदस्ती ली गई थी, तो उसे सारा पैसा मुझे वापस देना ही होगा। ये शब्द सुनते ही अनन्या चटर्जी की हृदय गति अचानक तेज हो गई। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से खुशी से चमक उठी। क्या ऐसा है? क्या वह चीजों को पुनः प्राप्त करने जा रहा है? तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में पूरी राजधानी में केवल वही एक ऐसी महिला होगी जिसके पास अर्जुन द्वारा दिए गए उपहार होंगे? वह अकेली है। हाँ, वह अकेली है। अनन्या चटर्जी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, फिर उन्होंने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन खुशी में वे फिर से ऊपर उठ गए। आधे घंटे बाद गाड़ी लिन निवास पर रुकी। बटलर ने दूर से यंग मास्टर सेन की गाड़ी को देखा, जिससे वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा उड़ गई और वह लगभग बेहोश हो गया। ये जानने पर कि युवा मास्टर सेन उपहार वापस लेने और संबंध तोड़ने आए हैं, उन्होंने धीरे से राहत की सांस ली, फिर तेजी से लिन निवास में भागते हुए चिल्लाए, प्रभु! युवा मास्टर सेन यहाँ हैं। युवा मास्टर सेन सोना, चांदी और जवाहरात वापस लेने आए हैं जो उन्होंने पहले युवा मिस को दिए थे। फफ्त सुरेश वर्मा ये खबर सुनकर इतना चौंक गए कि उन्होंने मुंह में चाय थूक दी। क्या वह पागल है? ऐसे नाजुक समय पर आया है। जनरल का निवास जाने वाला है और फिर भी उसकी हिम्मत है कि वह लिन निवास में आकर पुराने उपहार मांग रहा है। ये सब तो उन्होंने स्वेच्छा से दिए थे, हमारे वर्मा परिवार को इन्हें वापस क्यों करना चाहिए? जैसे ही उसने कुछ कहा, दरवाजे के बाहर अर्जुन सेन की आवाज आई, सुरेश वर्मा, आपकी बात गलत है। मैंने अपनी मर्जी से दिया या नहीं, ये बात अलग है।
बस इतना समझ लीजिए कि रिया वर्मा लगातार अफवाहें फैला रही हैं कि उन्हें मजबूर किया गया है। चूंकि उसे मजबूर किया गया था, इसलिए मेरे लिए, युवा मास्टर, ये स्वाभाविक है कि मैं आकर उन्हें वापस ले लूं। रिया वर्मा को दिए गए इन उपहारों ने जनरल निवास के आधे से ज्यादा हिस्से को खाली कर दिया। ये सब मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए दुल्हन से तैयार करवाया था। सुरेश वर्मा, अगर आप इन्हें रखना ही चाहते हैं, तो क्या आप अब भी हमारे जनरल निवास से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सुरेश वर्मा का दिल कांप उठा। आवाज सुनकर रिया वर्मा ने तुरंत ऊपर देखा। अगले ही पल उन्होंने देखा कि अर्जुन सेन अनन्या चटर्जी का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हुए बिना ही दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सचमुच कितना सुंदर और अद्वितीय दृश्य है। एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला, एकदम सही मेल, रिया वर्मा की आंखों में चुभ रहे थे। ये देखकर कि अर्जुन सेन स्पष्ट रूप से उससे बेहद प्यार करता था, फिर भी उसे उस अप्रिय अनन्या चटर्जी के साथ वे चोट पहुंचाने वाले शब्द कहने पड़े और प्यार का दिखावा करना पड़ा। रिया वर्मा का दिल एक बार फिर गहराई से द्रवित हो गया। अर्जुन सेन, तुम। अब मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकोगे। अर्जुन सेन, नहीं, तुम्हें क्या पता। इतना क्या? अब यह महिला क्या कल्पना कर रही है? पिताजी, कृपया वे सभी चीजें लौटा दीजिए जो अर्जुन सेन ने मुझे दी थीं। वह इतने भव्य प्रदर्शन के साथ आया है, वह मेरे लिए अंतिम तैयारियां कर रहा होगा। वह मुझे या वर्मा परिवार को फंसाना नहीं चाहता। मैं सब समझती हूँ। वह मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, मैं सब समझती हूँ। रिया वर्मा ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा। अर्जुन सेन की बनावटी मजबूत आंखों की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जानती थी कि अर्जुन सेन के लिए अपने प्यार को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, और इसके लिए उन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता का इस्तेमाल किया होगा। यद्यपि अर्जुन सेन ऊपरी तौर पर इतने उदासीन दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका दिल दर्द से फट रहा होगा। रिया वर्मा को इस बात का अफसोस था कि जनरल का निवास गिरने वाला था, और अर्जुन सेन जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बैकअप को खोने का दर्द, और यह जानकर दुख हुआ कि अर्जुन सेन उसे इस हद तक प्यार करता था। दिल में उमड़ते घुमड़ते इन तमाम जज्बातों के बीच रिया वर्मा भी कुछ खास असहज महसूस कर रही थी, पर क्या कर सकती थी? वह अर्जुन सेन के प्यार को धोखा तो नहीं दे सकती थी। उसे तो अच्छी जिंदगी जीनी थी। वह अर्जुन सेन के साथ नहीं मर सकती थी। रिया वर्मा ने मन ही मन उस बदकिस्मत बैकअप को कोसा, लेकिन फिर भी रुंधी हुई आवाज में उसने अर्जुन सेन की तरफ पीट करके कहा, अर्जुन सेन, ये सारे सोने चांदी के गहने ले लो। मैं तुम्हारे इरादे समझती हूँ, लेकिन मेरी एक ही विनती है, जब तुम मरो तो मेरा नाम याद रखना। अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लो और फिर वापस आकर मुझसे उचित प्रेम करो। अर्जुन सेन ने रिया वर्मा को एक नज़र भी नहीं देखा। जो मेहनत और भावनाएं उन्होंने एक बार निवेश की थी, उसे उन्होंने अपना दुर्भाग्य माना। अगले जन्म में तो वह उससे दूर रहना ही याद रखेगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। सुरेश वर्मा के भंडार कक्ष से खजाने से भरी हुई पेटियां निकालकर मुख्य हॉल में रख दी गईं। सुरेश वर्मा इन बहुमूल्य उपहारों को इस तरह भेजे जाते देख रहे थे। उनका दिल इतना दुख रहा था कि उनकी सांसें उखड़ रही थीं। वह ये कहना चाहते थे कि इसे केवल प्रस्तुत करने योग्य बनाना ही पर्याप्त होगा, आधा ले लो और आधा छोड़ दो। लेकिन तभी उन्होंने अर्जुन सेन का भावशून्य चेहरा देखा, और जो शब्द वे कहने वाले थे वे उनके मुंह से निकल गए। कैसा है? क्या सब गिने जा चुके हैं? अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी के छोटे से हाथ को धीरे से मसला और लापरवाही से बहीखाता जांच रहे अटेंडेंट की तरफ देखा। परिचारक ने ऊपर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, युवा मास्टर, अभी भी शीर्ष श्रेणी के ब्रोकेड, रेशम और धुंध के 80 बोल्ट गायब हैं। साथ ही मोती और जैद आभूषण के 13 सेट और पूरा ड्रैगन और फीनिक्स शुभ सोने का लटकन सेट गायब है। ये सुनते ही रिया वर्मा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन सभी बढ़िया कपड़ों का उपयोग उसने कपड़े बनाने के लिए किया था, और जहां तक गहनों की बात है, उनमें से कुछ उसने बड़े गर्व से अपने करीबी दोस्तों को दे दिए थे, जबकि अन्य उसके ड्रेसिंग कैबिनेट में थे, जो उसकी निजी संपत्ति थी। उसने जल्दी से अर्जुन सेन की ओर देखा। ये कहना चाहती थी कि इसे पिछले 3 वर्षों में उसके साथ उसके उलझाव के लिए मुआवजा माना जा सकता है। क्या ऐसा है? तो फिर आप सुरेश वर्मा के घर वालों को जल्दी से उन्हें ढूंढने क्यों नहीं भेज रहे हैं?
यदि उनका उत्पादन नहीं किया जा सकता तो उन्हें चांदी में परिवर्तित कर दीजिए। जो भी चीज़ छूट गई हो उतनी और चीज़ें ले लो। आखिरकार मिस वर्मा इतनी महान और सुसंस्कृत हैं कि उनके लिए जनरल निवास के प्रति कुछ भी ऋणी होना असंभव है। ओह ठीक है, मुझे मिस वर्मा के सिर पर आभूषणों का सेट थोड़ा परिचित लग रहा है। ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन और फीनिक्स शुभता है। इसे ले जाएं। और उसके हाथ में कंगन, हाँ वे जूते भी इस युवा मास्टर द्वारा दिए गए थे। चूंकि वह उन्हें पहले ही पहन चुकी हैं तो उनमें से सबसे कीमती मोती तोड़ लीजिए और टूटे हुए जूते मिस वर्मा को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिए जाएंगे। ये भावशून्य शब्द सुनकर रिया वर्मा के होंठ कांपने लगे। उनकी निजी नौकरानी ने घबराहट में उनकी ओर कई बार देखा और रिया वर्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वह परिचारिकाओं को बुलाकर उन निजी रूप से संग्रहित आभूषणों को बाहर निकाल ले। जो चीजें वापस नहीं की जा सकती उनके बराबर मूल्य की वस्तुएं ले ली जाएंगी। सुरेश वर्मा के घर में बची हुई सारी चांदी ले ली गई। मुख्य हॉल में रखे फूलदान, कालीन, स्याही के खजाने, पेंटिंग और सुलेख सभी को ऋण चुकाने के लिए ले लिया गया। 1 घंटे से भी कम समय में सुरेश वर्मा का घर ऐसा लगने लगा जैसे डाकुओं ने घर में प्रवेश कर लिया हो और पूरी तरह लूट लिया गया हो। यहाँ तक कि जिस कीमती सोने की नानमू कुर्सी पर सुरेश वर्मा बैठे थे उसे भी कर्ज चुकाने के लिए अर्जुन सेन ने ले जाने का आदेश दिया। सुरेश वर्मा खाली हॉल की ओर देख रहे थे, इतने गुस्से में कि उनके होंठ सफ़ेद पड़ गए और उनकी जीभ फड़कने लगी। रिया वर्मा और भी अधिक अस्त व्यस्त बीच में खड़ी थी। उसके सारे गहने छीन लिए गए थे। वह किसी नौकरानी से भी अधिक बेसहारा लग रही थी। बहुत अच्छा, हिसाब किताब तय हो गया। अर्जुन सेन ने संतोष के साथ अपने सामने रखी वस्तुओं को थपथपाया, फिर अपने होठों को सिकोड़कर रिया वर्मा की ओर देखा जिसने कई बार बोलने की कोशिश की थी और कहा, मिस वर्मा अब से हम बराबर हैं। चल दर। रिया वर्मा वास्तविकता में वापस आ गईं। अचानक अर्जुन सेन की ओर देखने लगी। उनका दिल चाकू से कटने जैसा दर्द कर रहा था और उन्होंने आंसू भरे स्वर में सिर हिलाया। अर्जुन सेन, मैं सब समझती हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ये चीज़ें केवल अस्थायी तौर पर ले रहे हैं। मैं समझता हूँ। यदि तूफान टल गया तो तुम मुझसे क्षमा मांगने वापस आओगे। अगर इसे टाला नहीं जा सकता तो आप मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ देंगे। आखिरकार आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसे देखते हुए ये युवा कुमारी अनिच्छा से आपको क्षमा कर देगी। अर्जुन सेन, पागल। अर्जुन सेन ने भावशून्य चेहरे के साथ अनन्या चटर्जी को खींच लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस ठंडे रवैये से रिया वर्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने हल्के से अपने होठों को ढक लिया। अर्जुन सेन के जाते हुए रूप को अत्यंत भावुकता से देखते हुए मन में अनगिनत अपरिहार्य कारणों और बहानों की कल्पना कर रही थी। अंततः उसने अनन्या चटर्जी पर दया भरी नजर डाली। उसने सोचा, अर्जुन सेन द्वारा ये उपहार लेना केवल दिखावा था, बाहरी लोगों को दिखाने के लिए। यदि यह कष्ट टल गया तो अर्जुन सेन उन सोने चांदी के खजानों के साथ वर्मा परिवार के पास औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए लौटेंगे। यदि इसे टाला नहीं जा सका तो अर्जुन सेन निश्चित रूप से इन खजानों को गुप्त रूप से, बिना किसी को पता चले, उसके हाथों में वापस भेज देंगे ताकि वर्मा परिवार फंस न जाए। यह ऐसा ही होना चाहिए। रिया वर्मा में बहुत आत्मविश्वास और निश्चितता थी। उसने अपने खुले, सादे बालों को छुआ, फिर सुरेश वर्मा को दुखते हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, अफवाहें खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, उसने पहले से ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें फंसाया नहीं जाएगा। ये केवल दुख की बात है कि उसने उस वेश्या अनन्या चटर्जी को चूमा। अब तो मुझे वह थोड़ा गंदा भी लगता है। ये सचमुच दुख की बात थी, क्योंकि रिया वर्मा बहुत ज्यादा सोच रही थी। न केवल अर्जुन सेन ने उसे ये सोने और चांदी के खजाने वापस नहीं लौटाए, इसके बजाय जब रात में कोई भी आसपास नहीं होता था तो वह स्टोर रूम में जाता था और अपने हाथ की एक लहर से पूरे जनरल निवास के सभी सोने और चांदी के खजाने को अपने 100,000 वर्ग मीटर के स्थान में जमा कर देता था। इतनी सारी चांदी, ये रकम सेना को कितने समय तक वेतन देने के लिए पर्याप्त होगी?
जब महाराज से सामना करने का दिन आया तो उन्होंने पूरे जनरल निवास को खाली कर दिया तथा महाराज के लिए एक भी तांबे का सिक्का नहीं छोड़ा। समय का हिसाब लगाते हुए अनन्या जल्द ही उसके पास सोने के लिए चली जाती। अर्जुन सेन ने संतुष्ट होकर स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और खुशी खुशी अपने कमरे में लौटने की तैयारी करने लगे। इस पल ब्लैक रैट जनरल सेन का राजद्रोह एक स्थापित तथ्य है। खूनों के साथ उनकी गुप्त मिलीभगत दरबार के सभी सिविल अधिकारियों को ज्ञात है। और किस बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? महाराज दयालु हैं। वे आपको, जो जीवित रहने के लिए सेन परिवार पर निर्भर हैं, अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का अवसर देने को तैयार हैं। क्या तुम अब भी इतनी जिद से गुमराह होकर यंग मास्टर सेन के लिए मरोगे? मेरी बात सुनो, जल्दी उठो। युवा मास्टर सेन ने आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अचानक हुई बातचीत से अर्जुन सेन अचानक रुक गए। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि महाराज द्वारा भेजा गया शाही चिकित्सक ब्लैक रैट से बात कर रहा था। उसका चेहरा भारी था। ओह, ब्लैक रैट उन 12 गार्डों में से एक था। क्योंकि उनकी संख्या ठीक 12 थी, अर्जुन सेन ने उनका नाम चीनी राशि चक्र के अनुसार रखा था और इस गार्ड कप्तान का नाम ब्लैक रैट रखा गया था ताकि अर्जुन सेन की कमजोर याददाश्त को ठीक किया जा सके। काले चूहे ने गुस्से से जवाब दिया। उसकी निगाहें धार्मिक थीं। आप यहाँ कलह बोने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल की हम पर दया पहाड़ के समान विशाल है और युवा मास्टर ने हम 12 लोगों को व्यक्तिगत रूप से नाम और उपनाम दिए हैं। ये स्वामी की अपने अधीनस्थों के प्रति स्वीकृति और सम्मान है। इतने अच्छे युवा मास्टर का आपके द्वारा अपमान कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा अगर युवा मास्टर ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो क्या होगा? यदि महाराज वास्तव में विश्वासघाती अधिकारियों की बातों पर विश्वास करते हैं और यह निर्धारित कर चुके हैं कि जनरल सेन विद्रोह कर रहे हैं, युवा मास्टर स्वयं अपनी रक्षा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। हमें रक्षकों के रूप में स्वाभाविक रूप से युवा मास्टर के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यह आप है। इस बिंदु पर ब्लैक रैट ने अपनी खतरनाक आंखें सिकोड़ लीं और शाही चिकित्सक को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने तिरस्कार भरी निगाहों से व्यंग्य किया। पिछले कुछ दिनों से तुम संदिग्ध व्यवहार कर रही हो। दूसरी युवा कुमारी की ठीक से देखभाल और जांच नहीं कर रही हो, बल्कि इधर उधर घूम रही हो और ताक झांक कर रही हो। तुम स्पष्टतः अच्छे नहीं हो। तुम अब भी हमारे और यंग मास्टर के बीच मतभेद पैदा करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारे इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं। शाही चिकित्सक इस मूर्खता से इतना क्रोधित हुआ कि उसका सिर दुखने लगा। उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया था, फिर भी काला चूहा क्यों नहीं समझ पाया? सेन मैनर और अर्जुन सेन निस्संदेह मरने के लिए अभिशप्त थे। अर्जुन सेन के साथ मरने से बेहतर होगा कि आप महाराज की शरण लें। इस नाजुक घड़ी में महाराज की सहायता करें और यह पुष्टि करने के लिए आगे आएं कि जनरल सेन ने सचमुच राजद्रोह किया है। आखिरकार यदि जनरल सेन के विश्वस्त विश्वास पात्रों ने ऐसा कहा तो हम लोगों को ये संदेह नहीं रहेगा कि कोई और छिपा हुआ एजेंडा है। नाम दिया गया। हाँ, नाम मिलने का मतलब है कि वह तुम्हें महत्व देता है। शाही चिकित्सक ने व्यंग्य किया और आगे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा मास्टर सेन को अपराध बोध हो रहा है, इसलिए वह तुम्हारी भरपाई के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। बेवकूफ, वह अपने पिता की तरह ही स्वार्थी है। जनरल सेन ने अपने सबसे वफादार अधीनस्थों को बॉर्डर पास पर जाने के लिए चुना और अर्जुन सेन ने तुम्हें तीरंदाजी और क्रॉसबो का अभ्यास करने के लिए चुना ताकि तुम महत्वपूर्ण क्षण में उनका बचाव करते हुए मर सको। तुम धन और यश नहीं चाहते, लेकिन किसी के लिए राह दिखाने पर अड़े रहते हो। क्या तुम सचमुच इतने हताश हो? काले चूहे का चेहरा सख्त था और उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, जिससे चटकने की आवाज आ रही थी। चुप रहो, बाहर निकलो। यंग मास्टर उस तरह का इंसान नहीं है। ऐसा करने के पीछे उसके अपने कारण होंगे। वह है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो शर्त लगाते हैं। हम शर्त लगा सकते हैं कि क्या वह अंततः राजधानी से भागने के बदले में आपको अपनी जान देने के लिए मजबूर करेगा। तब तक मुझे लगता है कि आप स्वेच्छा से जनरल सेन पर राजद्रोह की साजिश का आरोप लगाने के लिए आगे आएंगे। अपनी मां पर शर्त लगाओ। काला चूहा अब खुद को रोक नहीं सका। टकराना। उसने सीधे अपनी मुट्ठी घुमाई और इंपीरियल फिजिशियन पर जोरदार मुक्का मारा।
जिससे इंपीरियल फिजिशियन के दांत टूट गए और खून बहने लगा। शाही चिकित्सक इतने दर्द में था कि वह लगभग चिल्ला पड़ा, उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि काला चूहा इतना जिद्दी होगा। वह अपने तरीके से दृढ़ थे, उन्हें विश्वास था कि अर्जुन सेन उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें विश्वास था कि अर्जुन सेन के अपने कारण हैं, और जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भी वह सेन परिवार के साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए तैयार थे। शाही चिकित्सक ने अपनी सूजी हुई, धड़कती हुई आंखों को भींच लिया, काले चूहे को उदास क्रोध से घूरा, फिर हताश होकर वहां से चला गया। काला चूहा गुस्से में अपने क्वार्टर में लौट आया। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक टाइगर और बाकी लोगों ने दरवाजे के बाहर का शोर बहुत देर से सुना था। सब ने एक दूसरे को देखा, फिर गार्ड कैप्टन ब्लैक रेड की तरफ देखा। गार्ड कैप्टन, जनरल वह। काले चूहे ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने अपने साथियों पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, क्या तुम भी उस शापित शाही चिकित्सक की बातों पर विश्वास करते हो? क्या तुम सोचते हो कि युवा मास्टर ने हमें हमारी मृत्यु के लिए भेजा था? क्या आप इस समय जागीर छोड़ने और जनरल के निवास से खुद को अलग करने का अनुरोध करना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द पढ़े, सामने खड़े लोगों ने तुरंत हाथ हिलाकर अपना सिर हिलाया। उन 12 को जनरल बॉर्डर पास से राजधानी लाए थे। जब से उन्हें याद है, उन्हें सेन परिवार ने गोद ले लिया था। उन्होंने जनरल का खाना खाया, जनरल का पे पिया, जनरल की चीजें इस्तेमाल की। तो क्या हुआ अगर उन पर सचमुच कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी? जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर वे अर्जुन सेन को कैसे अकेला छोड़ सकते थे? जनरल और यंग मास्टर ने मुझ पर अपार दया दिखाई है, मानो कोई पहाड़ हो। बड़ी विपत्ति की बात तो दूर, अगर मेरे सामने सचमुच खंजरों के पहाड़ और आग का सागर भी हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल, उन नौकरों को जो कहना है कहने दो। खैर, हम नहीं जा रहे। चूंकि यंग मास्टर ने हमें तीरंदाजी और क्रॉसबो का अभ्यास लगन से करने को कहा था, तो उनके अपने तर्क जरूर होंगे। हालांकि बाहरी लोग कहते हैं कि यंग मास्टर सिर्फ औरतों का पीछा करना जानता है और निकम्मा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे यंग मास्टर पर विश्वास है। मैं भी यंग मास्टर पर विश्वास करता हूँ। अर्जुन सेन खिड़की के बाहर खड़े होकर कमरे में गूंजती आवाजें सुन रहे थे। उनकी छाती हल्की सी कांप रही थी, उनके अंदर एक दुर्लभ गर्माहट दौड़ रही थी। जब पेड़ गिरता है तो बंदर बिखर जाते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी भी बड़ी मुसीबत के समय एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। फिर भी ये पहरेदार, जिन्हें उनके पिता ने बॉर्डर पास से उठाया और पाला था, दृढ़ता से कह सकते थे कि उन्हें उन पर विश्वास है कि वे मौत के मुंह में भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। इस बात से प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल था, लेकिन ठीक इसी वजह से अर्जुन सेन और भी दृढ़ हो गए। इस राउंड में हमें जीतना ही होगा। आप 12 में से एक भी गायब नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। ऐसा लगता है कि आज रात सिर्फ गले लगकर सोना ही काफी नहीं होगा। चलो, कुछ गहरे और अंतरंग पल बिताते हैं। अभी भी समय है और पॉइंट्स जमा कर लो। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया सेन परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, जनरल सेन के बारे में अफवाहें तेजी से फैलती गईं। फिर भी जनरल सेन, जो पहले ही बॉर्डर पास तक पहुंच चुके थे, ने राजधानी लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया बेचैन रहने लगे। युवराज भी बेचैन हो गए। सबसे बड़ी राजकुमारी और भी बेचैन हो गई। अनन्या चटर्जी से आखिरी बातचीत के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी को एहसास हो गया था कि यह मूर्ख औरत, जिसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, अब बच नहीं सकती। वह अब सिर्फ अर्जुन सेन पर ही उम्मीदें टिकाए हुए थी। क्या अर्जुन सेन ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? बड़ी राजकुमारी को जवाब देते हुए, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। युवा मास्टर सेन आज सुबह सुबह चटर्जी मनों के लिए निकल गए और कई दिनों से यही चल रहा है। नाश्ते के बाद वे चटर्जी मनों जाते हैं, चटर्जी मनों में ही दोपहर का भोजन करते हैं और शाम को। महिला अधिकारी ने सबसे बड़ी राजकुमारी के चेहरे पर नजर डाली और आगे कहा, शाम को छिपे हुए पहरेदारों ने मिस चटर्जी को जनरल के निवास में घुसते हुए देखा। संक्षेप में, दोनों लगभग अविभाज्य हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं। तो युवा मास्टर सेन ने एक बार फिर आपके निमंत्रण पर ध्यान नहीं दिया।
सबसे बड़ी राजकुमारी के सुंदर चेहरे पर क्रोध के कारण विकृति आ गई। हे शापित अर्जुन सेन! उसने सोचा था कि ये मामला आसानी से सुलझ जाएगा, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन सेन उसके निमंत्रण पर नजर भी नहीं डालेगा। दिन के 12 घंटे सोने के अलावा। अरे नहीं, अब तो सोने के घंटों में भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। वह आगे कैसे बढ़ेगी? अगर हम इसे और लंबा खींचेंगे तो पिताजी अपना कदम उठा लेंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी राजकुमारी जोर से खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में पूछा, अर्जुन सेन अब कहाँ है? वह पहले ही जनरल के निवास पर लौट चुका है। गाड़ी तैयार करो, हम तुरंत जनरल के निवास पर चलेंगे। चूंकि अर्जुन सेन ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपने युवराज भाई की खुशी के लिए केवल व्यक्तिगत रूप से ही उनके पास जा सकी। इस पल जनरल के निवास के अध्ययन में कविता सेन ने गंभीरतापूर्वक अर्जुन सेन को 2 गुप्त पत्र सौंपे, अपनी कनपटियां रगड़ी और कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता का पत्र आ गया है। उनके पत्र में केवल 4 शब्द हैं, सब कुछ ठीक है। दूसरा पत्र आपके पिता की पीठ पीछे एक अधीनस्थ ने भेजा था। उसने कहा था कि बॉर्डर पास पर सेना की स्थिति बहुत खराब है। आपके पिता 3 साल से बॉर्डर पास से दूर हैं और सैन्य शक्ति पहले ही 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट आपके पिता की आज्ञा मानता है और दूसरा उप जनरल की आज्ञा मानता है। अर्जुन सेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। डिप्टी जनरल? हाँ, वही है। उसने पहले ही महाराज के प्रति वफादारी की शपथ ले ली थी। आपके पिता ने एक बार उसके लिए तीर खा लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कृतघ्न होगा। सत्ता के लिए उसे जरा भी शर्म नहीं है। 3 वर्षों में डिप्टी जनरल ने पहले ही कई कमांडरों को अपने पक्ष में कर लिया है और सेना में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, जबकि उनमें से केवल आधे ही अभी भी आपके पिता की बात मानने को तैयार हैं। यहाँ अभी भी शांति है। एक बार सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने रसद रोकने का आदेश दे दिया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। कौन जाने कितने अधीनस्थ तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे। ये स्थिति बहुत प्रतिकूल है। प्रतिकूल? अर्जुन सेन ने कविता सेन की चिंतित बातें सुनी, फिर भी वह पहाड़ की तरह स्थिर रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि वर्तमान स्थिति को यदि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में यह एक महान आशीर्वाद है। आधुनिक शस्त्रागार के साथ युद्ध जीतने के लिए लोगों की संख्या अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। जो मायने रखता है वह है गोलियां, हथियार और रसद। अर्जुन सेन के लिए 3 लाख और 1 लाख आदमियों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि 1 लाख सैनिकों वाली सेना जो हथगोले और गोलियों से लैस थी, बिना अधिक प्रयास के 5 लाख दुश्मन सैनिकों को हरा सकती थी। नहीं, पराजय नहीं, बल्कि कुचलना। हाँ, कुचलना। संख्या में कमी के बाद अर्जुन सेन संपीड़ित सूखे राशन के आदान प्रदान से अंक बचा सकते हैं और थर्मल हथियारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माँ, अर्जुन सेन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक शांत भाव था जो किसी की भी आत्मा को झकझोर देता था, मानो उसके सामने रखी गई कोई भी बड़ी घटना महत्वहीन हो। वास्तव में हमें इतने सैनिकों की आवश्यकता नहीं है ना? आपका मतलब है? कविता सेन ने अचानक ऊपर देखा। उनके चेहरे पर एहसास और सुखद आश्चर्य का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उन शक्तिशाली हथियारों के साथ जो पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्र को समतल कर सकते हैं, क्या होगा यदि पिता के पास केवल दसियों हजार सैनिक बचे हों? पूर्ण शक्ति के तहत क्या दसियों हजार और 3 लाख के बीच कोई बड़ा अंतर है? ज्यादा नहीं, लेकिन दसियों हजार सैनिकों बनाम 3 लाख सैनिकों के लिए आवश्यक प्रावधानों में अंतर महत्वपूर्ण है। तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। चूंकि वे जनरल इतने कृतघ्न और सत्ता व धन के लोभी हैं, तो उन्हें हमारे साथ विश्वासघात करने दो। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब समय आएगा तो ये लोग रोएंगे और अपनी जान की भीख नहीं मांगेंगे। इन शब्दों के बाद कविता सेन का उत्साह तुरंत बढ़ गया और उनके सुंदर चेहरे पर राहत और शांति की झलक दिखाई दी। इसके बाद अर्जुन सेन ने पत्र से पुनः एक सूची निकाली। ये सूची कुछ ऐसी थी जिसे जनरल सेन ने काफी विचार विमर्श के बाद अंततः बॉर्डर पास पहुंचने के बाद अर्जुन सेन को वापस भेजने का निर्णय लिया। सूची में राजधानी के 3 आधिकारिक परिवारों के उपनाम शामिल थे। मेहता परिवार, पटेल परिवार और नायर परिवार। इन 3 परिवारों को शाही दरबार में महाराज द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था,
तथा वे उच्च पदों और वास्तविक शक्ति पर आसीन थे। सेन परिवार के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। 20 साल पहले जब सेन मैनर पर दुर्भाग्य आया था, तब उन्होंने कविता सेन की मदद की थी, जो उस समय गर्भवती थीं। जनरल सेन ने इस दयालुता को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखा था तथा एक क्षण के लिए भी इसे भूलने का साहस नहीं किया। जैसे ही अर्जुन सेन ने ये सूची देखी, वह अपने पिता के इरादे समझ गया। पिताजी सचमुच, अर्जुन सेन ने हल्की सी आह भरी और कविता सेन को पत्र देते हुए कहा। ऐसे समय में भी उन्हें अभी भी चिंता है कि सेन परिवार से जुड़ा यह मामला इन 3 कुलीन परिवारों को फंसा सकता है। उन्होंने पत्र में मुझे निर्देश दिया कि राजधानी छोड़ने से पहले मैं इस सूची में शामिल 3 परिवारों की सहायता करूं, ताकि महाराज उन अधिकारियों पर अपना गुस्सा न निकालें जिनके सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसा ही होगा। यद्यपि अर्जुन सेन मौखिक रूप से आहें भर रहे थे, फिर भी वे अपने पिता के चरित्र की गहरी प्रशंसा करते थे। मुझे 1 इंच दो, मैं 1 फुट लौटा दूंगा। मुझे 1 इंच नुकसान पहुंचाओ, मैं 1 गज लौटा दूंगा। दया का बदला लेना और गलतियों का बदला लेना अर्जुन सेन का आचरण था। वह उठा और बाहर चला गया, इस बात का फायदा उठाते हुए कि सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अभी भी बॉर्डर पास से खबर का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अभी तक सेन परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसने इन तीनों परिवारों से मिलने का फैसला किया। सबसे पहले मेहता परिवार। लॉर्ड मेहता प्रथम श्रेणी के मंत्री थे और एक महत्वपूर्ण पद पर थे। लॉर्ड मेहता के दादा और सेन परिवार के पूर्वज करीबी रिश्तेदार और मित्र थे, इसलिए शाही दरबार में वांग और जोहू परिवारों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे। कहा जाता है कि भगवान मेहता को 5 पुत्रियां होने के बाद अंततः एक पुत्र के जन्म पर बहुत खुशी हुई। प्राचीन काल में वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष उत्तराधिकारी का न होना एक बहुत ही शर्मनाक और भयावह घटना थी, इसलिए मेहता परिवार ने इस नवजात शिशु को बहुत महत्व दिया। हालांकि अफवाहों के अनुसार गर्भ में इस नर शिशु की भ्रूण स्थिति अस्थिर थी। जन्म के बाद वह कमजोर और बीमार था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी लाइलाज महामारी से संक्रमित था। अर्जुन सेन मेहता मैनर की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठे, उनकी भौहें थोड़ी चढ़ी हुई थीं और उन्होंने उस नौकर लड़के से, जो जानकारी इकट्ठा कर रहा था, पूछा, क्या तुमने सुना है कि यह किस तरह की महामारी है? शाही चिकित्सक भी इसका इलाज नहीं कर सकते। नौकर लड़के ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। युवा स्वामी को उत्तर देते हुए, अफवाहें कहती हैं कि यह एक विशेष प्रकार का खसरा है। इस संक्रामक रोग की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इस रोग से संक्रमित होने वाले शिशु की उम्र जितनी कम होगी, उसके घातक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वे सौभाग्य से ठीक भी हो जाएं, तो भी इससे एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक विकलांगता हो सकती है। इस कारण से मेहता परिवार ने इसे छिपा कर रखा है और इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की है। केवल लोग चिकित्सकों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि युवा यंग मास्टर को शाही चिकित्सकों द्वारा जीवन से समाप्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर अर्जुन सेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत मन ही मन मटीरियल मॉल का पाठ किया। उन्होंने चिकित्सा आपूर्ति अनुभाग खोला। चयनित शिशु महामारी। अंततः कुछ खोजबीन के बाद अर्जुन सेन को खसरे का कारण पता चल गया। खसरा भी कई प्रकार का होता है, जिनमें से एक है एन्सेफेलिटिक खसरा। जब ये बढ़ता है तो अचानक ऐंठन और दौरे पड़ते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और इसके साथ बुखार और खांसी जैसे लक्षण भी होते हैं। इसके अलावा ये खसरा वायरस अत्यधिक संक्रामक है। संभवतः मेहता परिवार को चिंता थी कि यदि यह खबर फैल गई तो शाही चिकित्सक राजधानी में बच्चों की सुरक्षा की चिंता से युवा यंग मास्टर वांग को जबरन अलग कर देंगे और उनका इलाज करेंगे या फिर इलाज करना बंद कर देंगे। ये सोचकर अर्जुन सेन को पहले से ही पता था कि मेहता परिवार की मदद कैसे की जाए। विशेष खसरे की दवा की 3 खुराकें, बच्चों के टीके की 1 खुराक का आदान प्रदान करें। 3 डिब्बे एंटीपायरेटिक्स और 3 डिब्बे एमोक्सिसिलिन की अदला बदली करो। डिंग, विनिमय सफल हुआ। 1000 अंक काटे गए। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन सेन इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि इस युग में चिकित्सा कितनी पिछड़ी हुई थी। आम लोगों के इतने अधिक बच्चे पैदा करने का कारण ये था कि विभिन्न दुर्घटनाओं में शिशुओं के मरने की संभावना बहुत अधिक थी।
और मेहता परिवार का युवा यंग मास्टर 5 बेटियों के बाद जीवन में देर से पैदा हुआ बच्चा था, जो लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तराधिकारी था। लॉर्ड मेहता को उस पर खजाने की तरह लाड़ प्यार करना चाहिए। अर्जुन सेन की ये दवाइयाँ पूरी राजधानी के सभी गणमान्य लोगों और रईसों के लिए अनमोल थीं। ऐसा कौन सा परिवार था जिसके बच्चे न हों? कौन सा बच्चा बीमार न पड़ता हो? यहाँ तक कि राजकुमार भी महामारी से मर सकते थे। ये दवाइयाँ मेहता परिवार के लिए मददगार साबित होंगी। बाकी सब कुछ छोड़कर ये दवाइयाँ ये सुनिश्चित करेंगी कि शिशु सुरक्षित रूप से बड़ा हो और उसकी अकाल मृत्यु की कोई संभावना न हो। दादा, वाह, गाड़ी आ गई। अर्जुन सेन आदान प्रदान की गई चिकित्सा आपूर्ति लेकर मेहता मनों के साइड गेट के सामने खड़े थे। चूंकि वे इस महत्वपूर्ण और उथल पुथल भरे समय में मदद करने के लिए वहां मौजूद थे, इसलिए अर्जुन सेन स्वाभाविक रूप से सामाजिक शिष्टाचार को समझते थे और दिखावटी ढंग से सामान देने के लिए मुख्य द्वार पर नहीं जाते थे। बेशक वह शांत पिछला दरवाज़ा ही चुनेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास का माहौल शांत और सुनसान है, अर्जुन सेन ने साइड गेट पर दस्तक दी। मैं जनरल निवास से अर्जुन सेन हूँ। कृपया लॉर्ड मेहता को सूचित करें कि मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे उनसे मिलना है। मनोहर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मिलने के लिए एकांत स्थान ढूंढो। अर्जुन सेन का नाम सुनते ही मेहता मैनर के गार्ड के चेहरे पर आश्चर्य की हल्की सी अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने देर न करते हुए शीघ्रता से लॉर्ड मेहता के अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ लगा दी। इस पल लॉर्ड मेहता अपने अध्ययन कक्ष में चिंताग्रस्त होकर इधर उधर टहल रहे थे। उनके कानों में शिशु की तेज रोने की आवाज़ें पड़ रही थीं, जिससे उनका हृदय चिंता और असहायता से भर गया। मैडम मेहता, जो उनके पास खड़ी होकर आंसू पोंछ रही थीं, और भी ज्यादा थक गई थीं। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और व्यथित होकर लॉर्ड मेहता से कहा, पति जी, अब हम क्या करें? हमने 6 बार इंतजार किया और आखिरकार इतनी कठिनाइयों के बाद हमारा बेटा आ गया, लेकिन अचानक उसे विशेष खसरा क्यों हो गया? मेरे बच्चे को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है, वह किसी भी बीमारी के संपर्क में नहीं आया है। हाँ, मुझे अब याद आया, ये नायर परिवार ही होगा। पिछले महीने मेरे बेटे के 100 दिन के भोज में नायर परिवार के उस बच्चे ने मेरे बेटे को गोद में ले लिया। शायद उसी एक आलिंगन की वजह से मेरे बेटे को यह महामारी लग गई। शोर से लॉर्ड मेहता के कान भिनभिना उठे। वह बहुत नाराज हुआ और उसने गुस्से से डांटते हुए कहा, बस अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा? बीमारी का स्रोत जानने से क्या मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो सकती है? क्या तुम कृपया शोर मचाना बंद कर सकते हो? क्या मुझे चिंता नहीं हो रही है? मैडम मेहता के आंसू और भी तेजी से बहने लगे और उन्होंने पीला चेहरा बनाकर कहा, तो फिर आप क्या कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं? इंपीरियल अस्पताल जाओ और किसी शाही चिकित्सक को बुलाओ। लेकिन शाही चिकित्सक भी असहाय हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी शाही राजकुमार को खसरा नहीं हुआ हो और महीनों की दवा के बाद भी वे ठीक नहीं हो पाए हों। हमारे बेटे का जीवन बहुत कष्टदायक है, वह भी केवल 4 महीने का है, केवल 4 महीने का, और वह बूहू। मैडम मेहता जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक उनका हृदय दुखता, जितना अधिक वे सोचती उतना ही अधिक उनका हृदय पीड़ा से ऐंठता, मानो चाकू से काटा जा रहा हो। पिंजरे जैसे इस भीतरी कमरे में वह सिर्फ अपने बेटे पर ही भरोसा कर सकती थी। आखिरकार सभी बेटियों की शादी हो चुकी थी। अगर उसका बेटा चला गया तो वह जिंदगी भर अकेली और बेसहारा रहेगी। उसका बेटा, जिसे उसने इतनी कठिनाई से जन्म दिया था, लगभग आधी जिंदगी खो चुकी थी, वह अचानक कैसे? एक गार्ड के घुटने टेककर प्रणाम करने की आवाज़ गूंजी। महाराज, जनरल निवास से अर्जुन सेन आ गए हैं। वह बगल वाले गेट पर आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आपसे एक ज़रूरी बात पर चर्चा करनी है। जो चेंग। ये 2 शब्द सुनकर लॉर्ड मेहता ने अचानक ऊपर देखा। सहज ही वह कहना चाहते थे कि उन्हें तुरंत अंदर बुला लें, लेकिन ये शब्द उनके गले में अटक गए और उन्होंने उन्हें वापस निगल लिया, क्योंकि उसे वे अफवाहें याद आ गईं जो हाल ही में पूरे शहर में हलचल मचा रही थीं। इस समय शाही दरबार में जनरल सेन आलोचना का केंद्र बन चुके थे। सभी मंत्री जनरल सेन को गिराना चाहते थे, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि महाराज भी यही चाहते थे।
ऐसे नाजुक समय में अर्जुन सेन से मिलना मेहता परिवार को प्रभावित कर सकता था। लॉर्ड मेहता को सोच में डूबे और तुरंत कोई जवाब न देते देख गार्ड ने हिम्मत जुटाई और कहा, माय लॉर्ड, यंग मास्टर सेन ने भी कहा है कि जागीर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह आपसे बाहर किसी एकांत स्थान पर मिल सकते हैं। यह लॉर्ड मेहता ये सुनकर हिचकिचाए। इस समय अर्जुन सेन का आगमन संभवतः किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए हुआ था, और सेन परिवार और मेहता परिवार में हमेशा से गहरी दोस्ती रही है। उनके पूर्वजों का तो जीवन मरण का रिश्ता भी था। अगर वह अर्जुन सेन को ठुकरा देते तो भविष्य में जनरल सेन उनके बारे में क्या सोचते। नदी पार करना और पुल को ध्वस्त करना, मुसीबत के समय भाग जाना, चूंकि ऐसी बात है तो मैं। लॉर्ड मेहता ने एक क्षण के लिए अत्यंत गंभीरता से सोचा, फिर सहमति जताते हुए ऊपर देखा। लेकिन अगले ही पल मैडम मेहता ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, जो अचानक उठ खड़ी हुई थीं। नहीं पतिदेव, बिल्कुल नहीं। आपको इस समय अर्जुन सेन से नहीं मिलना चाहिए। शाही दरबार में हर कोई जनरल सेन पर हूनों के साथ मिलीभगत और विद्रोह की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। महामहिम ने जनरल सेन को बार बार पूछताछ के लिए राजधानी बुलाया है ताकि उनका नाम साफ हो सके, लेकिन उनका क्या? अभी तक उनके राजधानी लौटने की कोई खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सारी अफवाहें सच हैं। जनरल सेन शायद सचमुच विद्रोह करने जा रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन सेन के लिए हमारे यहाँ कौन सा ज़रूरी मामला आ सकता है? ये तो बस इतना है कि हम आपसे अदालत में उनके लिए बोलने को कहें या हमसे सेन परिवार की मदद करने को कहें। ये बहुत ही गंदा मामला है और मेहता परिवार इसमें दखल नहीं दे सकता। कोई नहीं जानता कि महाराज इस समय क्या सोच रहे होंगे। अगर ये सब सिर्फ अटकलें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये सच हो जाए तो? पतिदेव, आपको हमारे मेहता परिवार और हमारे बेटे के बारे में सोचना चाहिए। एक बार हम फंस गए तो मेहता परिवार का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैडम मेहता ने गंभीरतापूर्वक उसे सलाह दी। उनकी आंखें विनती और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। इन शब्दों से लॉर्ड मेहता के कदम अचानक रुक गए। धप धप धप, एक अजीब सी घबराहट और गहराता डर उस पर छा गया। लॉर्ड मेहता ने अपनी झुकी हुई उंगलियां भींच लीं और आखिरकार अपना पैर बाहर निकालते हुए गहरी आवाज में बोले, आप सही कह रहे हैं। अर्जुन सेन मुझसे मिलने न तो जल्दी आए, न ही देर से, बल्कि ठीक इसी समय आए। सेन परिवार की मदद करने के लिए कहने के अलावा शायद और कुछ नहीं। इस समय सेन परिवार एक गर्म आलू है, जो कोई भी इसे छुएगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं नहीं जा सकता। हाँ, मैं नहीं जा सकता। लॉर्ड मेहता ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। मन बनाकर और सोच विचार कर जितना ज्यादा वे सोचते उतना ही उन्हें लगता कि अर्जुन सेन के इरादे बुरे हैं। अगर अर्जुन सेन को सचमुच सेन परिवार और मेहता परिवार की दोस्ती की परवाह होती तो वह इस नाजुक घड़ी में मेहता परिवार के पास क्यों आते, और वह खुद उनके दरवाजे पर क्यों आते? वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अब मिलने से मेहता परिवार फंस जाएगा। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि जनरल सेन का मामला बहुत बड़ा था और मेहता परिवार की इसमें संलिप्तता से गंभीर परिणाम होंगे। फिर भी अर्जुन सेन आए, वे आए। लॉर्ड मेहता की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उनके दिल में अर्जुन सेन के प्रति नाराजगी की भावना पैदा हो गई। उन्होंने सिर नीचा करके पहरेदार को आदेश दिया, जाओ, अर्जुन सेन से कहो कि वह वापस चला जाए। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो जनरल सेन के लौटने तक इंतज़ार करें। वह एक नासमझ युवक है, उसे इन ज़रूरी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। उसे कहो कि वह मेहता परिवार के पास न आए और अपने चाचा को हृदयहीन होने का दोष न दे। गार्ड ने लॉर्ड मेहता के उदास और अप्रसन्न चेहरे पर नज़र डाली और तुरंत अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। वह कहना चाहता था कि अर्जुन सेन के शांत और संयमित व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मेहता मैनर में मदद के लिए आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण बात कह रहा हो। लेकिन लॉर्ड के चेहरे पर इतनी अप्रिय अभिव्यक्ति और मैडम के चेहरे पर आक्रोश और तिरस्कार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन सेन से तुरंत दूरी बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। इस स्थिति में एक गार्ड के रूप में उसके लिए बेहतर यही था कि वह ज़्यादा कुछ न कहे। गार्ड चला गया। उनके जाने के साथ ही खसरे की दवा भी चली गई।
लॉर्ड मेहता और मैडम मेहता को शायद इस समय ये पता नहीं था कि उन्होंने जिस चीज़ को अस्वीकार किया था वह अर्जुन सेन से मिलने की बात नहीं थी, नहीं सेन मैनर के साथ पुरानी दोस्ती की बात थी, बल्कि उनके प्रिय पुत्र के लिए जीवन रक्षक दवा की बात थी। युवा मास्टर सेन, मेरे प्रभु ने आपको वापस जाने को कहा है और अब मेहता परिवार के पास मत आना। तुम एक अनपढ़ युवक हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। गार्ड ने अर्जुन सेन को मूल शब्द दोहराए, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। उसी क्षण आधे सेकंड के लिए हवा जम गई। अर्जुन सेन की उदासीन अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी पड़ गई। उसने मेहता मैनर की तरफ देखा। बगल वाला दरवाज़ा ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि उसके सामने वाला 2 मीटर ऊंचा दरवाज़ा इतना ऊंचा है कि कोई उसमें से कभी कदम नहीं रख सकता। कितना हास्यास्पद है। दूर बॉर्डर पास पर रहने वाले उनके पिता को आज भी वह कृतज्ञता याद है जो मेहता परिवार ने एक बार सेन परिवार के प्रति दिखाई थी। उन्हें डर था कि सेन परिवार का विद्रोह इन सुसंपर्क वाले कुलीन परिवारों को भी अपने लपेटे में ले लेगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन सेन को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे राजधानी छोड़ने से पहले मेहता परिवार की मदद अवश्य करें। अर्जुन सेन ने सुना। उसने पॉइंट्स के बदले में दी गई जीवन रक्षक दवा लाते हुए उन्होंने जानबूझकर पिछले दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अज्ञात साइड दरवाजे को चुना ताकि ये दवाएं लॉर्ड मेहता के हाथों में पहुंचा सकें। लेकिन मेहता मैनर का मुख्य द्वार कसकर बंद था, उस पर चढ़ना असंभव था, मानो वे सेन परिवार के साथ एक स्पष्ट रेखा खींच रहे हों। हा 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 हा। अच्छा। गार्ड की ये बातें सुनकर अर्जुन सेन को दुख और विडंबना का अनुभव हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ी दवा की थैली उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेहता परिवार की दहलीज बहुत ऊंची है। यह अब ऐसी जगह नहीं रही जहां मेरे जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के के लिए, जो गिरने ही वाला है, प्रवेश करने का अधिकार हो। चूंकि यह मामला है, इसलिए ये दवाएं जो प्लेग को ठीक कर सकती हैं, वितरित करने लायक नहीं हैं। आज के बाद से मेरे सेन परिवार और मेहता परिवार के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। चल दर। अर्जुन सेन अचानक मुड़े, सीधे पर्दा उठाया और गाड़ी में चढ़ गए। मेहता परिवार ने अतीत में सेन परिवार को जो भी मदद दी थी, अब वह सब खत्म हो गई है। सेन परिवार को भविष्य में चाहे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े या सफलता की बुलंदियों को छूना पड़े, इसका मेहता परिवार से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह मेहता परिवार का 4 महीने का यंग मास्टर जिंदा रहे या मर जाए, अर्जुन सेन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहता परिवार के गार्डों ने अर्जुन सेन को अपनी आस्तीन उतार कर जाते हुए देखा और उसी समय उन्होंने अर्जुन सेन के हाथ में एक अजीब सा बैग देखा। उन्होंने सचमुच सही अनुमान लगाया था, अर्जुन सेन मेहता परिवार के पास मदद मांगने नहीं बल्कि उपहार देने आए थे। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि मालिक ने दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं रखा था और खुद को दूर रखने के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस थैले में क्या है। उसने यंग मास्टर सेन को किसी बीमारी के इलाज के बारे में कुछ कहते सुना था। क्या उसे फिर से मास्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए? रहने भी दो, स्वामी निश्चित रूप से ये सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए इसे रहने दो। मेहता परिवार के साइड गेट पर यह दृश्य छाया में छिपी एक प्रतिष्ठित महिला अधिकारी द्वारा पूरी तरह से देखा गया था। हे, सबसे बड़ी राजकुमारी ने अर्जुन सेन को अपमानित होते और मेहता परिवार से बाहर निकाले जाने का गवाह बनते देखा। वह निवास के द्वार में भी प्रवेश करने में असमर्थ थी और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। सबसे बड़ी राजकुमारी, महिला अधिकारी ने अर्जुन सेन के जाने की दिशा में देखा और मजाकिया लहजे में कहा, युवा मास्टर सेन को बाहर निकाल दिया गया है। जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, सभी कुलीन परिवार उनसे प्लेग की तरह दूर रह रहे हैं। युवा मास्टर सेन के लिए यह असंभव है कि वे इन अधिकारियों से आपके सामने जनरल सेन के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करवा सकें। इस समय दरबारी सेन परिवार से नाता तोड़ने को आतुर हैं। इस समय वे इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? युवा मास्टर सेन सचमुच मूर्ख हैं। इस समय मदद मांगना बुद्ध से आशीर्वाद मांगने से भी कम प्रभावी है। ऐसा सिर्फ महिला अधिकारी ही नहीं सोचती थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी तो और भी अधिक आश्वस्त हो गई। उन्हें यकीन था कि अर्जुन सेन हताश हो चुके हैं और उन्होंने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी है। वे जनरल सेन के लिए न्याय चाहते हैं।
लेकिन इन पूर्व मित्रवत कुलीन परिवारों के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी पिछली मित्रता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, यहाँ तक कि अर्जुन सेन को अपने आवास में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी थी। क्या बर्बादी है! सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखें घृणा और तिरस्कार से भरी थीं जब उसने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं पता कि मिस चटर्जी उसमें क्या देखती हैं, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, वह सगाई तोड़ने से इनकार करती हैं। देखिए, जब उसे कोई समस्या आती है तो वह घबरा जाता है और हर जगह मदद मांगता है। ऐसा निकम्मा मूर्ख जो केवल औरतों का पीछा करना जानता है, मेरे छोटे भाई के साथ औरत के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लायक कैसे हो सकता है? तो फिर, सबसे बड़ी राजकुमारी, क्या आप अब आगे बढ़ना चाहती हैं? महिला अधिकारी ने धीमी आवाज में पूछा। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपनी फीनिक्स आंखों को थोड़ा संकुचित किया, आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, अर्जुन सेन को और दीवारों से टकराने दो, उसे निराशा महसूस करने दो, तब मेरा हस्तक्षेप प्रभावी होगा। इस तरह का आदमी, अगर मैं उसे थोड़ा और देखूं, तो वह मुझे अपना अंतिम सहारा समझेगा। चलो चलें, उसका पीछा करें और देखें। प्रतिभाशाली और कुलीन ज्येष्ठ राजकुमारी युवा मास्टर सेन को अत्यधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। उसने सोचा कि अर्जुन सेन चिंता से जल रहा होगा, दुखी और अनिच्छुक महसूस कर रहा होगा, और अफवाहों को अधिक से अधिक गंभीरता से फैलते देख वह मेहता परिवार से मदद मांगने के लिए पहले से ही अधीर हो रहा होगा। दुर्भाग्यवश, सबसे बड़ी राजकुमारी इस विषय पर बहुत अधिक सोच रही थी। अर्जुन सेन न केवल अनिच्छुक या चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्होंने 1000 शॉपिंग मॉल पॉइंट भी बचाए। वह अपना पैर मोड़कर लापरवाही से झुक गया, हाथ में सूची पकड़े हुए उसकी नज़र दूसरे उपनाम पर पड़ी, पटेल परिवार। पटेल परिवार भी राजधानी में एक प्रमुख कुलीन परिवार था। दिवंगत सम्राट द्वारा सिंघानिया देश की स्थापना के बाद से वे शीर्ष मेधावी अधिकारी थे और उनके वंशज और भी अधिक प्रतिभाशाली थे, जो अब अन्न भंडार और राष्ट्रीय खजाने का प्रबंधन करने वाले महत्वपूर्ण दरबारी अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे थे। लॉर्ड पटेल और जनरल सेन के बीच गहरी मित्रता थी। अतीत में जब वे राजधानी में होते थे तो कभी कभी चाय पीने और बातचीत करने के लिए बाहर जाते थे। हाल के वर्षों में सिंघानिया क्षेत्र या तो सूखे या बाढ़ से पीड़ित रहा है और आम लोगों के पास अक्सर खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। शरद ऋतु की फसल आने तक वे अपने कर और अनाज कर भी नहीं चुका पाते थे। यंग मास्टर, लॉर्ड पटेल हाल ही में काफ़ी दबाव में हैं। कुछ साल पहले सिंघानिया देश के पास समर्थन के लिए इतनी बड़ी सेनाएं नहीं थीं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से महाराज ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर सैनिकों और घोड़ों की भर्ती की है और अब दक्षिण में 50,000 सैनिक तैनात हैं। हालांकि सिंघानिया देश शांतिपूर्ण और युद्ध मुक्त प्रतीत होता है, इस वर्ष का अकाल अत्यंत भयंकर है और सर्दी तेजी से आ रही है। इन सेनाओं के लिए खाद्य आपूर्ति बंद नहीं की जा सकती और लॉर्ड पटेल इस समय इसी कारण सिरदर्द से पीड़ित हैं। यदि अनाज कर और अपर्याप्त राष्ट्रीय खजाने की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका तो लॉर्ड पटेल के लिए कठिन समय आ जाएगा। नौकर ने जमीन पर घुटने टेककर सम्मानपूर्वक एकत्रित जानकारी बताई। अर्जुन सेन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गए हैं। प्राचीन काल से ही सेनाओं के लिए भोजन सबसे गंभीर समस्या रही है। इस युग में श्री युआन नहीं थे तो अनाज के नीचे ठंडक का सपना कैसे देखा जा सकता था और आम लोग भूख से कैसे मुक्त हो सकते थे। मेहता परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अर्जुन सेन ने सीधे तौर पर आपूर्ति का आदान प्रदान नहीं किया, बल्कि पहले वहां जाने का निर्णय लिया। आखिरकार इस समय यह अनिश्चित था कि लोग उसे देख भी पाएंगे या नहीं। यहाँ फैंग निवास। लॉर्ड पटेल, जो अभी अभी निवास पर लौटे थे, बार बार आह भर रहे थे। उनका मन आज दरबार से आने वाले करों और अनाज करों के मुद्दों से भरा हुआ था। अगर यह समस्या जल्द ही हल नहीं हुई तो शायद महाराज उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। लेकिन इस साल आम लोगों के पास कोई फसल नहीं थी, वे राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के लिए अनाज कहाँ से लाएंगे? उसे क्या करना चाहिए? महामहिम, युवा मास्टर सेन साइड गेट पर आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। कौन? यंग मास्टर सेन। लॉर्ड पटेल का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा। नौकर ने जवाब दिया, जनरल के निवास से युवा मास्टर सेन आए हैं।
उनका कहना है कि उनके पास एक ज़रूरी काम है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात, ये कौन सा महत्वपूर्ण मामला हो सकता है? वह शायद मदद मांगने के लिए यहाँ आया है ना? लॉर्ड पटेल ने धीरे से आह भरी, उनकी आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी। आधे सेकंड से भी कम समय में ये संघर्ष आत्मरक्षा में बदल गया। उसे कहो कि चला जाए। ऐसा नहीं है कि मैं जनरल सेन के मामले में मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सचमुच शक्तिहीन हूँ। नौकर ने हिम्मत जुटाई और कहा, युवा मास्टर सेन ने कहा कि उन्हें लगा था कि आप उन्हें मना कर देंगे, लेकिन वह जनरल सेन के मामले के लिए यहाँ नहीं हैं। उनके पास सचमुच एक ज़रूरी काम है और वे आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। ये सुनकर लॉर्ड पटेल विचलित नहीं हुए। इसके बजाय उसके चेहरे पर निराशा और अप्रसन्नता के कुछ और निशान दिखाई दिए। वह अर्जुन सेन को मदद मांगने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे थे, लेकिन उनके स्पष्ट इनकार के बाद अर्जुन सेन न केवल स्थिति को समझने में विफल रहे, बल्कि अनिच्छा से उनसे मुलाकात का अनुरोध करने का बहाना भी ढूंढ लिया। परेशान क्यों होना? अगर वह मदद कर सकता था तो वह मना क्यों करता? लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि उन्होंने अदालत में जनरल सेन के पक्ष में बोलने का साहस किया, तो कल पटेल परिवार को उनके विरोधियों द्वारा सहयोगी करार दिया जाएगा। वह पटेल परिवार के सैकड़ों लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते थे। लॉर्ड पटेल ने हाथ हिलाकर कहा, उन्हें वह शांति ताबीज़ लाकर दो जो मुझे परसों मंदिर से मिला था। उन्हें बता दो कि मैं उनकी मदद करने में असमर्थ हूं, और मैं उन्हें ये शांति ताबीज़ देता हूं और कामना करता हूं कि सेन परिवार इस संकट से उबर सके। अंत में अर्जुन सेन ने उस हास्यास्पद सौभाग्यशाली ताबीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पटेल परिवार के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी नज़र डाली। उनके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और पटेल परिवार के निवास से निकलकर अंतिम पड़ाव नायर परिवार की ओर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी पटेल परिवार से निकली और ज़्यादा दूर नहीं गई, वह सबसे बड़ी राजकुमारी से टकरा गई जो सड़क के बीच में खड़ी थी। जनरल का निवास, जो कभी आगंतुकों से भरा रहता था, अब सभी से दूर हो गया है। सबसे बड़ी राजकुमारी ने आंखें उठाकर हंसते हुए कहा। गाड़ी से उतरते ही उसकी मनमोहक फीनिक्स जैसी आंखें अर्जुन सेन से मिलीं। लेकिन कौन जाने, जनरल का निवास जिससे अब सभी दूर हो गए हैं, क्या कल ये हवा के साथ उड़कर बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता? युवा मास्टर सेन, आप क्या कहते हैं? महान सिद्धांतों का वर्णन करते हुए सबसे बड़ी राजकुमारी ने अर्जुन सेन के भावहीन चेहरे की जांच की। उसके सामने खड़ा आदमी लगभग 20 साल का था। उसका चेहरा जैद जैसा था और उससे एक आकर्षक आभा झलक रही थी। उसकी आंखों में एक शांत और उदासीन भाव था। ऐसे शांत व्यवहार में घबराहट या चिंता का कोई निशान कैसे दिख सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। अर्जुन सेन का रूप देखकर सबसे बड़ी राजकुमारी पूरी तरह से चकित हो गई। सबसे बड़ी राजकुमारी? अर्जुन सेन ने उदासीनता से सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर देखा, सलामी देने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे पूछा, तुमने जानबूझकर मेरी गाड़ी रास्ते में रोकी? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उसके ससुर ने तो उसे इस्तेमाल करके पहले ही किनारे कर दिया था और तलवार लगभग उसकी और सेन परिवार की गर्दन पर थी। वे एक भीषण युद्ध के कगार पर थे, तो शिष्टाचार की बात करने का क्या मतलब था? भाड़ में जाए, आप बिल्कुल शांत हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और गहरी हंसी हंसी। उसने शिष्टाचार जैसे विवरणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह अर्जुन सेन के पास गई। उसकी आंखों में एक चमकदार मुस्कान थी। इस राजकुमारी को कोई खास परेशानी नहीं है, बस संयोग से मैं आपको वापस भेजती हुई देख रही थी। जनरल सेन के राजद्रोह के कृत्य की पूरे राजधानी में व्यापक चर्चा हो रही है और राजकुमारी ने भी इसके बारे में सुना है। ये राजकुमारी अच्छी तरह जानती है कि सेन परिवार ने सिंघानिया देश के लिए कितना त्याग किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि जनरल सेन एक वफादार आदमी है जो विद्रोह का ऐसा जघन्य कृत्य नहीं करेंगे। ये बस अफसोस की बात है। आह, क्या अफसोस? अर्जुन सेन ने दूर से पूछा। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, ये दुख की बात है कि मेरा विश्वास बेकार है और अधिकारियों के पूरे दरबार का विश्वास भी बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम विश्वास करें।
युवा मास्टर सेन अपना सारा मान खोने और उन मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय जिनके सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, आप मदद के लिए किसी अधिक उपयोगी व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं। आखिरकार सेन परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये संभव है कि शाही दरबार में कोई भी इस गड़बड़ व्यवसाय में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा, और न ही कोई ऐसा है जो महामहिम को जनरल सेन की बेगुनाही पर यकीन दिला सके। आखिरकार एक राजा अक्सर शक्की होता है और उसे सबसे ज्यादा नफरत मंत्रियों के गुटबाजी से होती है। जितने ज्यादा लोग जनरल सेन के पक्ष में बोलेंगे, महामहिम उतना ही ज्यादा शक्की होते जाएंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं? ये सुनकर अर्जुन सेन को अंततः सबसे बड़ी राजकुमारी के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। उन मंत्रियों से विनम्रतापूर्वक मदद की भीख मांगने के बजाय किसी अधिक उपयोगी व्यक्ति से पूछना बेहतर होगा जो सम्राट हर्षवर्धन से बात कर सके, और वह व्यक्ति कौन होगा? स्वाभाविक रूप से शाही परिवार का एक सदस्य, और यह कोई राजकुमार नहीं हो सकता। आखिरकार राजकुमार विद्रोह कर सकते थे जिससे सम्राट हर्षवर्धन की ईर्ष्या और संदेह जागृत हो सकता था। राजकुमारों को छोड़कर केवल एक राजकुमारी बची थी जिसका सत्ता से कोई नाता न हो। स्पष्टतः सबसे प्रिय और कुलीन बड़ी राजकुमारी ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थी। ये सोचकर अर्जुन सेन के गले से एक हल्की सी सिसकारी निकली। उसने अपने सामने आत्मविश्वास से भरी और शांत बड़ी राजकुमारी की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, बड़ी राजकुमारी के अनुसार मुझे आपसे विनती करनी चाहिए। क्या आप सम्राट हर्षवर्धन से मेरे बारे में अच्छी बातें कहने की प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि सेन परिवार के साथ अन्याय हुआ है? लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी और सेन परिवार के बीच कभी कोई जान पहचान नहीं रही। आप सेन परिवार की ओर से किस हैसियत से बोलेंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको अन्याय पसंद नहीं? शायद नहीं, है ना? या आपके कुछ और इरादे हैं? सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपना मुंह ढक लिया और आकर्षक ढंग से हंसने लगी। सभी ने कहा कि अर्जुन सेन एक निकम्मा आदमी है जो केवल महिलाओं का पीछा करना जानता है, लेकिन इस बातचीत के बाद ऐसा नहीं लगा। नल सबसे बड़ी राजकुमारी ने अर्जुन सेन को गहराई से देखा, फिर अचानक एक कदम उसके करीब आ गई, इतनी करीब कि उनके बीच की दूरी एक उंगली की चौड़ाई से भी कम थी, इतनी करीब कि अर्जुन सेन उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसने अपनी पतली उंगलियां उठाईं और मुस्कुराते हुए उन्हें अर्जुन सेन के कंधे पर रख दिया और आत्मीयता से फुसफुसाते हुए कहा, ये राजकुमारी लंबे समय से युवा मास्टर सेन की चाहत रखती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी आंखें केवल रिया वर्मा को ही देखती थीं, किसी और को नहीं। अब तो अच्छी बात है, आप अविवाहित हैं और यह राजकुमारी भी अविवाहित है। अगर आप चाहते हैं कि यह राजकुमारी महामहिम से आपकी तारीफ करे तो सिर्फ बातें काफ़ी नहीं हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका शादी का रिश्ता है। क्या आप सहमत नहीं हैं, युवा मास्टर सेन? वे अंतिम 3 शब्द सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक लंबे अंतर्गुंथे हुए आकर्षण के साथ कहे थे, जिनमें अनंत निहितार्थ थे। खुशबूदार खुशबू से अर्जुन सेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पलटकर कहा, क्या बड़ी राजकुमारी को नहीं पता कि चटर्जी मैनर से मेरी सगाई हो चुकी है? ये तो बस एक सगाई है। ऐसा नहीं है कि पहले सगाई नहीं टूटी। एक और सगाई तोड़ने में क्या हर्ज है? हे, सगाई तोड़ रहे हैं, अर्जुन सेन ने व्यंग्य किया, क्योंकि उसे पहले से ही सबसे बड़ी राजकुमारी के अजीब व्यवहार का कारण समझ आ गया था। उसने तुरंत सबसे बड़ी राजकुमारी का हाथ झटक दिया और दूरी बनाने के लिए पीछे हट गया। धक्का इतना अप्रत्याशित था कि सबसे बड़ी राजकुमारी थोड़ा लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन तभी बड़ी राजकुमारी की परिधीय दृष्टि किसी पर पड़ी। वह तुरंत आगे बढ़ी और दोनों हाथों से अर्जुन सेन के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसका नाजुक शरीर सीधे अर्जुन सेन की बाहों में समा गया। अर्जुन सेन ने मन ही मन कोसा, ये किस तरह का धीमी गति वाला टीवी ड्रामा ऑपरेशन था। गंभीर चेहरे के साथ वह तुरंत सबसे बड़ी राजकुमारी को दूर करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन! अचानक उसके पीछे से एक परिचित, थोड़ी कांपती हुई ठंडी आवाज सुनाई दी। अर्जुन सेन का दिल बैठ गया। बकवास! उन्होंने सहज रूप से सबसे बड़ी राजकुमारी को धक्का दे दिया और जल्दी से पीछे मुड़े। तभी उनका सामना अनन्या चटर्जी से हुआ, जो उन पर मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी।
मिस चटर्जी, आप यहाँ क्यों हैं? खुद को संभालते हुए सबसे बड़ी राजकुमारी ने तुरंत आश्चर्य का नाटक किया। उसने अर्जुन सेन की ओर, फिर अनन्या चटर्जी की ओर घबराहट का नाटक करते हुए देखा। उसने सोचा, अब अनन्या चटर्जी को अर्जुन सेन से नाराज होना चाहिए, है ना? उसे तो बड़ा तमाशा खड़ा करना चाहिए। तो फिर अर्जुन सेन ने सगाई तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस सगाई को तोड़ने के लिए क्राउन प्रिंस से किया गया उनका वादा अब पूरा होना चाहिए, है ना? लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या चटर्जी कोई बड़ा हंगामा नहीं करेगी, बल्कि वह धीरे से और अनोखे अंदाज में अर्जुन सेन के पास गई और बिना कुछ कहे उसके बाहरी कपड़े के बटन खोलने लगी। बटन खोलते हुए उसने गंभीरता से कहा, अर्जुन, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। क्या मैं इन्हें उतारने में तुम्हारी मदद करूं? ठीक है। अर्जुन सेन ने राहत की हल्की सांस ली। ये कैसा नाटकीय ऑपरेशन था? वह तो बिल्कुल अवाक रह गया। खुशकिस्मती से उनकी मंगेतर अनन्या चटर्जी थीं। अगर रिया वर्मा उतनी ही नाटकीय होती तो जरूर हंगामा खड़ा कर देती। डिंग, पहली बार कपड़े उतारने का पता चला। 10,000 पॉइंट मिलेंगे। अंक 100, 200, 1300 अंक बढ़ रहे हैं। अपने अंक 100 गुना बढ़ जाने का एहसास करते हुए अर्जुन सेन चुप भी थे और हैरान भी। ये भी 100 से गुना। ये शारीरिक संपर्क भी था। कपड़े उतारने पर प्रति सेकंड 100 गुना पॉइंट रिटर्न क्यों लगाया गया? सबसे बड़ी राजकुमारी, जो दोनों की उपेक्षा करते हुए खड़ी थी, ने ये दृश्य देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह खुद को रोक न सकी और बोली, मिस चटर्जी, मैं बस स्थिर होकर खड़ी नहीं हो पाए और गलती से यंग मास्टर सेन की बाहों में गिर गई और यंग मास्टर सेन ने मुझे दयापूर्वक पकड़ लिया। क्या वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत है? अनन्या चटर्जी की काली और लंबी पलकें कांपने लगीं। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों की लालिमा बलपूर्वक दब गई और उसने एक एक शब्द कहा, अर्जुन ने तुम्हें नहीं पकड़ा था, उसने तुम्हें धक्का दे दिया। बोलने के बाद अनन्या चटर्जी ने तब अर्जुन सेन की ओर देखा। उनके मनमोहक सुंदर चेहरे पर शिकायत और पुष्टि की याचना की झलक थी, मानो वह कुछ साबित करना चाहती हो। अर्जुन, तुम उसे पकड़ोगे नहीं, है ना? युवा मास्टर सेन। सबसे बड़ी राजकुमारी भी अर्जुन सेन की ओर देख रही थी, उसके रुख की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, सबसे बड़ी राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि अर्जुन सेन उसे ही चुनेंगे। आखिरकार, चाहे स्नेह, स्थिति या उपयोगिता के दृष्टिकोण से वह अनन्या चटर्जी से अधिक योग्य थी। लेकिन अर्जुन सेन ने सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, न ही उसने उसकी आंखों में निश्चितता और दृढ़ विश्वास पर ध्यान दिया। उनका विशिष्ट जोड़ वाला हाथ उठा और अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी के चिकने काले बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, बेशक मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, न ही किसी और को पकड़ूंगा। तुम मेरे लिए अद्वितीय हो। देखो, तुम साफ तौर पर दुखी हो, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? भविष्य में अगर तुम्हें कोई बात पसंद न आए तो कह देना। मैं तुम्हें ईर्ष्या करने और गुस्सा करने की इजाज़त देता हूँ। तुम्हारे माथे पर इतना ठंडा पसीना क्यों है? जैसे ही अर्जुन सेन ने अपना सिर नीचे किया, उन्होंने देखा कि अनन्या चटर्जी के बालों के सिरे हल्के पसीने से भीगे हुए थे, उसके होंठ थोड़े पीले थे और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह जल्दी में आ गई हो। लेकिन उसके होंठ पीले क्यों थे? अनन्या चटर्जी भावुक हो गईं। उन्होंने सहज ही अपनी बाहें अर्जुन सेन की कमर पर लपेट लीं। जहां अर्जुन सेन नहीं देख सकता था, उसकी ठंडी और उपहास से भरी निगाहें सबसे बड़ी राजकुमारी पर पड़ी। एक विदूषक को देखने और ऊपर से नीचे देखने जैसी वह विजयी निगाह सबसे बड़ी राजकुमारी को हताशा से जला रही थी। यह ऐसा था जैसे चुपचाप सबसे बड़ी राजकुमारी से कह रहा हो, अर्जुन सेन उनका था, केवल उसका ही हो सकता है। आप तो इसके बारे में सोचते भी नहीं। मैंने सुना है कि तुम मेहता परिवार के पास गई थी और मेहता परिवार के लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते थे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अनन्या चटर्जी ने अपनी साफ और निर्मल आंखें उठाकर फूल सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे डर था कि तुम्हें क्यों ही हो जाएगा, तो तुम मुझे सांत्वना देने के लिए दौड़े आए। हम क्या आपके पास लबादा पहनने का भी समय नहीं था? भूल गया। अर्जुन सेन ने आह भरी। उसे अपनी मंगेतर न सिर्फ थोड़ी प्यारी लगने लगी थी, बल्कि बहुत भोली और मूर्ख भी लगने लगी थी।
लेकिन दूसरी ओर ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती थी। सर्दी जल्द ही आ रही थी और सूरज ढलते ही तापमान तेजी से गिर जाता था। अचानक गर्मी से ठंड में बदलाव के कारण ठंड लगना बहुत आसान हो गया था। उन्होंने जल्दी से गाड़ी से एक लबादा निकाला और सबसे पहले उसे अनन्या चटर्जी को पहना दिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से ब्राउन शुगर से बना एक टॉनिक केक निकाला, अनन्या चटर्जी के पीले होठों पर लगाया और कहा, तुम्हारा चेहरा इतना पीला है, क्या दर्द सहते सहते तुम गिर पड़ी थीं? 2 साल पहले जब तुम पानी में गिर गई थीं, तब तुम्हें ठंड लग गई थी, और हर बार जब तुम्हारे मासिक धर्म होते हैं तो दर्द असहनीय होता है। तुम आराम करने के लिए मैनर में क्यों नहीं रुकी और मुझे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी? क्या मुझे परवाह नहीं है? 2 वर्ष पहले रिया वर्मा ने अनन्या चटर्जी से ईर्ष्या के कारण जानबूझकर उनके चेहरे पर चाय गिराने के लिए अनन्या चटर्जी की निंदा की। ये सुनते ही अर्जुन सेन गुस्से में चटर्जी मनों में पहुंचे और भीषण सर्दी में उन्होंने अनन्या चटर्जी को, जिसे अभी अभी मासिक धर्म शुरू हुआ था, झील में धकेल दिया। पानी में गिरने के कारण अनन्या चटर्जी को हर महीने इन कुछ दिनों के दौरान चाकू जैसी पीड़ा होती थी। अर्जुन, तुम्हें कैसे पता चला? अनन्या चटर्जी ने पूछा। पेट का दर्द कम होने के बाद उसकी आंखें भ्रम और भावनाओं से भर आईं। मुझे कुछ दिन पहले अंकल से पता चला। यह एक टॉनिक केक है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में मेडिकल किताबों पर रिसर्च करने के बाद बनाया है। इसमें ब्राउन शुगर और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जो दर्द से राहत दिला सकती हैं, सर्दी जुकाम दूर भगा सकती हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। मुझे पता है कि आपको पारंपरिक चीनी दवा पीना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे खास तौर पर तैयार किया है। इसका स्वाद पेस्ट्री जैसा है और इसे खाना भी आसान है। क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? अनन्या चटर्जी ने सिर हिलाया, उनकी आंखें चमकदार तारों की रोशनी से चमक रही थीं। यह अच्छी बात है। अर्जुन सेन ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए अनन्या चटर्जी के कंधे पर हाथ रखा और उसे गाड़ी में ले गए। सबसे बड़ी राजकुमारी, जिसे पूरे समय नजरअंदाज किया गया था। ये चकाचौंध भरा दृश्य सबसे बड़ी राजकुमारी के मन में गहराई से अंकित हो गया। पहले तो उन्हें केवल गुस्सा और नाराजगी महसूस हुई। उनका मानना था कि अनन्या चटर्जी के लिए उन्हें शर्मिंदा करने का साहस करके अर्जुन सेन ने कोई समझदारी नहीं दिखाई। लेकिन जब उसने देखा तो वह थोड़ा रुक गई। सबसे बड़ी राजकुमारी की धारणा में, चाहे वह उसके पिता, भाई या पति थे, जब तक वे पुरुष थे, वे एक महिला के मासिक धर्म को एक वर्जित मानते थे, एक गंदा मामला जिसके बारे में वे सुनना भी नहीं चाहते थे। वे प्रसव कक्ष में जाने से और भी अधिक बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये दुर्भाग्य और बुरी किस्मत लेकर आएगा। कोई आदमी इतना विनम्र और विचारशील कैसे हो सकता है? वह इस बात की परवाह कैसे कर सकता है कि किसी महिला को मासिक धर्म के कारण दर्द हो रहा है या वह असहज महसूस कर रही है? यह असंभव था। अर्जुन सेन भी एक मर्द थे, एक ऐसे मर्द जो ऐसे मामलों से कतराते नहीं थे, बल्कि अनन्या चटर्जी के लिए खुद टॉनिक केक भी बनाते थे। क्या उन्हें बदकिस्मती का डर नहीं था? वह बस रुको। बड़ी राजकुमारी विचारों में खोई हुई थी। उसके मन में अर्जुन सेन की सावधानीपूर्वक देखभाल की तस्वीरें घूम रही थीं। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अर्जुन सेन अनन्या चटर्जी को गाड़ी में चढ़ाने में पहले ही मदद कर चुका था। उसने तुरंत अर्जुन सेन को पुकारा। फिर थोड़ा पीला चेहरा लिए वह बोली, अभी आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या अब आपको मेरी तरफ से महाराज के सामने आपके बारे में अच्छी बातें कहने की जरूरत नहीं है? क्या अब आप जनरल सेन का नाम साफ नहीं करना चाहते? ये सुनकर अर्जुन सेन के कदम थोड़े से रुक गए। उनके होठों पर एक उपहासपूर्ण व्यंग्य था जब उन्होंने सबसे बड़ी राजकुमारी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सेन परिवार को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा? सबसे बड़ी राजकुमारी थोड़ा हैरान हुई। अर्जुन सेन जोर से हंसे, नहीं, अभी अंत नहीं हुआ है। अभी भी यह अनिश्चित है कि आखिर हंसी किसकी होगी। सबसे बड़ी राजकुमारी, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन गंदे विचारों को दूर कर दें, वे बेकार हैं। मैं, अर्जुन सेन, इस जीवन में केवल अनन्या चटर्जी के साथ ही रहूंगा, और मैं ईर्ष्या के कारण उसे दुखी नहीं देख सकता। और दूसरी औरतों की तो बात ही छोड़िए, अगर किसी देश की महारानी भी आ जाए तो मैं देखने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। वापस जाओ।
अर्जुन सेन सीधे गाड़ी में चढ़ गए और अनन्या चटर्जी के साथ चले गए। अंत में उसके द्वारा छोड़े गए शब्द मच्छर भगाने वाली कोयल की तरह बड़ी राजकुमारी के हृदय में चक्कर काटने लगे, जिससे उसका मन थोड़ा कांप उठा। पहली बार उसे लगा कि उसका अपना विश्वास पूरी तरह से हास्यास्पद था। उसने सोचा, उसकी पृष्ठभूमि और सुंदरता को देखते हुए सेन मैनर और चटर्जी मैनर के बीच सगाई तोड़ना आसान होगा। उसने सोचा कि अर्जुन सेन केवल अनन्या चटर्जी का इस्तेमाल करता है और उसके प्रति उसकी कोई भावना नहीं है, तथा थोड़ी सी चालाकी से उनके बीच मतभेद हो जाएगा। वह सोचती थी कि अर्जुन सेन एक अनपढ़ और निकम्मा आदमी है जो सेन मैनर को संभालने में असमर्थ है, किसी बड़े मामले को संभालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज उसने क्या देखा? क्या ये वास्तव में अफवाहों से जनरल के निवास का युवा मास्टर था? बड़ी राजकुमारी चुप हो गई। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उस दिशा में देखा जहां अर्जुन सेन गया था। उसका मन उसकी कोमल और स्नेह भरी आंखों और भावों से भर गया। ये दृश्य उसके मन में बहुत देर तक घूमता रहा। नायर परिवार। कृष्णन नायर के 2 बेटे हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा पहले से ही 13 वर्ष का है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की है और वह बेकार है। विशाल नायर परिवार का समर्थन करने में असमर्थ है। उनका छोटा बेटा, जो केवल 6 या 7 साल का है, उसने बहुत ही उच्च बुद्धि का परिचय दिया है और पढ़ाई में भी बहुत प्रतिभाशाली है। इतनी छोटी उम्र में वह न केवल कई पात्रों को पहचानता है, बल्कि मौके पर ही गद्य की रचना भी कर सकता है। बस इतना ही कि उसे प्लेग भी हो गया। पति, क्या शाही चिकित्सक ने भी कहा है कि कुछ नहीं किया जा सकता? हमें क्या करना चाहिए? मेरा बेटा सिर्फ 6 साल का है। वह बहुत छोटा, बहुत होशियार और समझदार है। अगर भविष्य में उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ तो वह जरूर हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करेगा। उसे अचानक यह महामारी कैसे हो गई? वो हे स्वर्ग, क्या तुम मेरे बेटे की अत्यधिक बुद्धिमत्ता को नहीं देख रहे हो? उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या कर रहे हो? मैडम सू अपने छोटे बेटे को देखकर दिल टूटकर रोईं, जिसका बुखार कम नहीं हो रहा था।